हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतिंदर कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। तो आज हम बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है ये है K2Cr2O7। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन होगी बेटा, वो 3 स्टेप में होगी। क्रोमाइट और से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन का जो पहला स्टेप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमाइट और को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम क्रोमेट में। तो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और। अब जो क्रोमाइट और होती है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा FeCr2O4 इंटू सोडियम क्रोमेट इंटू सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। देखिए, तो क्रोमाइट और का फॉर्मूला FeCr2O4। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ, और यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फ्यूज्ड ऑक्सीजन लेते हैं। फ्यूज मतलब मोल्टन। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा बेटा सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4 Fe2O3 और CO2 यहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करते हैं बेटा। देखिए, चेक कीजिए एक बार। आयरन कितने हैं बेटा, 4 हैं इधर। यहाँ भी आयरन 4 है। ठीक है। क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर, 8 हैं। यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 8 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 16 और 24, 16 और 24 40, 40 और 14 54। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 32, 32 और 6 40, 40 और 16, ये तो 56 हो गई, है ना। काउंट करा दोबारा, 4 चौक 16, 8 3 24, 24 और 16 40, 40 और 7 14, 54 होने चाहिए। 32, 32 और 6 32 और 6 38, 38 और 16 54। ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो चेक कर लेना, आप सारे आपको बैलेंस मिलेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है ना, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये होता है आपका FeO। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CrO3। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा बेटा Fe2O3। क्या बन जाएगा, Fe2O3। और ये बन जाएगा आपका, ये Cr2 है ना यहाँ पर, ये आ जाएगा CrO3। ठीक है। इसका नेचर होता है बेटा बेसिक, और ये होता है एसिडिक। ठीक है। अब ये जो Na2CO3 है, आपको पेपर में ये रिएक्शन लिखनी है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, Na2O CO2। ठीक है, तो ये एसिड है, तो इसके बेसिक कंपोनेंट के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन होगी तो देखो ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये जो Na2O है, ये किस में बदल जाएगा, Na2CrO4 में। तो ये यहाँ पर CO2 को हटाएगा, CO2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2CrO4। ठीक है, अब ये बन गए। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, अच्छा, अब ये भी तो डिस्प्लेसमेंट कर सकता था, ये भी इसके एसिडिक कंपोनेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर सकता था। लेकिन बेटा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा।
क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, और इसका कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए वो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो सिंपल सा देखो, इसको मैंने तोड़ा बेटा, एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिखा, ये हो गया Cr2O3। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के साथ इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से +3 में चला जाएगा, और ये +3 से +6 में आ जाएगा, ये बन गया। उसके बाद Na2CO3 जो होता है बेटा, ये एक सोल्ट है। क्या है, एक सोल्ट है। इसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट भी है, बेसिक कंपोनेंट भी है। तो ये इसका, ये क्या होता है, एसिडिक, तो इसका एसिडिक कंपोनेंट इसके बेसिक कंपोनेंट के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट के साथ चला गया तो इसने बना दिया Na2CrO4। ठीक है, और ये जो CO2 थी ये बाहर चली गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसके इसको हम वाटर में डिजोल्व कराते हैं। क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कराते हैं। ठीक है ना, तो ये तो वाटर सोल्यूबल है, ये तो सारा वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो डिजोल्व नहीं होगा, ये वाला पार्ट नीचे पड़ा रहेगा। ठीक है ना, इसको मैं जैसे मैं आगे आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर के अंदर बेटा अब ये जो Fe2O3 है ये तो डिजोल्व होगा नहीं। ठीक है ना, और ये जो Na2CrO4 है, सोडियम क्रोमेट, जो ये सोल्यूबल है। ठीक है ना, इसका जो कलर होता है बेटा, ये होता है आपका येलो। इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है। तो फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे, तो जो फिल्टर पेपर से पास करेंगे ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और ये आपका, इसको हम, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, द मास इज फ्यूज्ड आउट, मतलब ये जो बना फ्यूज्ड आउट विद वाटर, जैसे लिख लीजिए, द फ्यूज्ड मास, जैसे लिख लीजिए, above mixture is treated with water, above mixture is treated with water in which sodium chromate, in which, एक काम करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, या इसको साइड में करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा। चलिए सारा ही दोबारा लिखते हैं। देखिए, द अबव मिक्सचर द अबव मिक्सचर is treated with water, the above mixture is treated with water in which sodium chromate, in which sodium chromate is completely soluble while ferric oxide is insoluble. With the help of filter paper, with the help of filter paper, with the help of filter paper,
वी गेट सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट तो उससे पास हो जाएगा क्योंकि वो सोल्यूबल है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो अब हम इस सोडियम क्रोमेट को आगे प्रोसीड कराएंगे। ठीक है ना, हमें K2Cr2O7 बनाना है, तो अब हम सोडियम क्रोमेट से आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट है बेटा हमारे पास Na2CrO4। इसकी रिएक्शन हम बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे। तो यहां से हमें मिलेगा Na2Cr2O7 प्लस वाटर प्लस Na2SO4। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। 4 सोडियम हो जाएंगे। क्रोमियम कितने हैं? क्रोमियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन इधर है, उधर भी 2, बैलेंस है। ठीक है, देखते हैं चलो। सोडियम 4, सोडियम 4, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 इंटू 2 8, 8 और 4 12, तो 7 और 4 11 12। ठीक है, चलिए बैलेंस। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या कराएंगे? KCl से इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो थर्ड आता फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन करा है हमने KCl के साथ। ठीक है, तो जब KCl के साथ कराओगे तो जो सोडियम है बेटा, सॉरी जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? K2Cr2O7 प्लस NaCl। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो बस आपको इस स्टेप पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा रिएक्शन का, बाकी नहीं तो पहले स्टेप में भी मैंने आपको समझा दिया। इसको ऐसे तोड़िए आप। ठीक है ना, Na2CO3 को हमें पता CO2 निकालनी है, इस तरीके से इसको तोड़ लिया। ठीक है ना, इसका जो कार्बोनेट बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एज इट इज आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंपल सा CrO3 है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? CrO4 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है? तो ये रिएक्शन तो आप आसानी से याद कर सकते हो। हमें CO2 निकालनी है बस, Fe2O3 का कार्बोनेट नहीं बनेगा क्योंकि इसका कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, तो बस उसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रॉपर्टीज से पहले हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, चलो बाद में, पहले चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, जो NCERT में जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसकी बात करते हैं। तो जो CrO4 है,
ये है बेटा CrO4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं तो डबल बॉन्ड होकर के हमें बनाना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन में भी इसी के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर को प्रेफर करना है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे क्रोमेट है ना आपका, ये आप यहीं से, ये रहा, स्ट्रक्चर से ना, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो नहीं से, यहाँ से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, +6 आएगी। तो क्रोमियम +6 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये कलरलेस होना चाहिए, लेकिन बेटा ये कलर है, मैंने लिखवाया, अब ये कैसे कलर का है, येलो कलर का है। कैसा है ये, येलो कलर होता है। ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो जब D0 है तो कलरलेस आना चाहिए था, मैंने कहा था बेटा कोई जरूरी नहीं कि D0 हो तो वो कलरलेस आए, ठीक है ना। ये होता है, इस केस में क्या होता है, ये जो क्रोमियम होता है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्रोमियम क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो हमेशा कलर आएगा, ठीक है। तो लिखोगे इट इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। बॉन्ड एंगल देखोगे 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये था क्रोमेट का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर था, आपका क्रोमेट का, ठीक है ना। अब डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आपका क्रोमेट, ये क्रोमेट था, ठीक है। अब डाइक्रोमेट की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं किया हो। अब डाइक्रोमेट की बात करते हैं बेटा। तो जो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, अच्छा ये अरेंजमेंट कौन सी बेटा, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है ना। कौन सी है ये, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन ये ब्रिज टेट्राहेड्रल है बेटा, ठीक है ना। कैसे अरेंजमेंट है ये, ब्रिज टेट्राहेड्रल, दो क्रोमियम के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ब्रिज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, लेकिन इसमें ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं बेटा, ये 126 डिग्री, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल जो होगा इसका, ये है 126 डिग्री। कलर कैसा होता है इसका, ऑरेंज। रीजन वही, ड्यू टू LMCT, D0 कॉन्फ़िगरेशन है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर आपको एज इट इज बनाने हैं। ये 2 नेगेटिव, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये किस कलर का है बेटा, इसे क्रिस्टल किस कलर के होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के। तो फर्स्ट लिखोगे इट हैज ऑरेंज कलर क्रिस्टल, इट हैज ऑरेंज कलर क्रिस्टल,
ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक्शन ऑफ हीट की, ठीक है ना, एक्शन ऑफ हीट की। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? कोल्ड वाटर में ये इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है, हॉट वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिखोगे मॉडरेटली इट इज मॉडरेटली soluble in cold water but highly soluble in hot water, but highly soluble in hot water। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा बेटा एक्शन ऑफ हीट। डायरेक्ट पूछ लेते हैं बेटा, अगर आप इसे हीट करोगे, इसके बेटा जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही है आपको कुछ नहीं छोड़ना है, एक एक चीज आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इससे क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आएगा, ठीक है ना। तो K2Cr2O7 है, इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने से क्या मिलेगा आपको? K2Cr O4 Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए, पोटेशियम 4 पोटेशियम 4, क्रोमियम कितने बेटा? 4, क्रोमियम हो गई 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 14, और यहाँ पर कितनी है? 8, 8 और 3 11, कुछ मिस्टेक है? 8, अच्छा पोटेशियम तो हो गया बैलेंस, ठीक है। अच्छा क्रोमियम के लिए भी, तो क्रोमियम के लिए यहाँ पर 2 आएगा ना। अब काउंट कीजिए, 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम, क्रोमियम 4, 2 क्रोमियम यहाँ पर है, नहीं क्रोमियम तो 6 हो गए फिर, क्योंकि क्रोमियम यहाँ भी तो है। 4 हो गए पोटेशियम आपके, पोटेशियम 4, क्रोमियम 4, तो 2 क्रोमियम यहाँ पर है, 2 क्रोमियम यहाँ पर है, 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 14, यहाँ पर कितने हो गए? 4 इंटू 2 8, 8, 8 और 3 11 टू 13, एक की कमी है, तो यानी कि इसको हाफ कर दे, यानी कि 2 से करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखना, पोटेशियम 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, क्रोमियम 8, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 28, 16 और 6 20, 4O2, ठीक है। बाकी अगर चेक कर लेना बेटा बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो, बाकी मैंने कर दिया बैलेंस, ठीक है। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16, 3 दूनी 6, 22, 3 आएगा ना यहाँ पर, 28 थे ना उधर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। बाकी बैलेंसिंग बेटा चेक कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ एल्कली, एक्शन ऑफ एल्कली, अगर हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएं तो क्या होगा? देखिए K2Cr2O7 बेस के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई,
तो बनेगा बेटा K2CrO4 प्लस वाटर, ठीक है, बैलेंस कीजिए। पोटेशियम 2 यहाँ पर है, 2, एक मिनट ऐसा करते हैं फिर 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 पोटेशियम यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 हो गए पोटेशियम, ठीक है। क्रोमियम 2 यहाँ पर है, क्रोमियम 2 यहाँ पर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 9 हो गए ना, 2 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 9 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है इसको देखिए आयनिक फॉर्म में, देखिए आयनिक फॉर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए इस Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं, इस रिएक्शन का पीएच मेंटेन रखना पड़ता है हमें, पीएच रखना पड़ता है इसका 4, क्या रखना पड़ता है इस रिएक्शन का, पीएच 4। जब पीएच 4 होगा तो ये इक्विलिब्रियम पर रहेगी, क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पर। तो ये आ जाएगा बेटा Cr O4 2 नेगेटिव। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 7 ऑक्सीजन 4, यानी कि 3 की, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। हम्म, उल्टा लिख दिया बेटा, आयनिक बड़े वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो देखिए Cr O4 2 नेगेटिव, इसका जो पीएच होता है वो 4 रखना पड़ता है, देखिए। तो ये हो जाता है बेटा Cr2O7। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जैसे पहले लिखा था वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन उधर है, 7 इधर है, 3 की कमी है, तो एसिडिक मीडियम में इसकी बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पर 3 वाटर मोलिक्यूल आ जाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पर कितने H+ आयन आ जाएंगे, 6 H+ आयन, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब देखिए इस रिएक्शन का बेटा पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। अगर हम इसमें बेस को ऐड कर देंगे तो बेस क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर H+ को अपनी तरफ खींचेगा तो राइट हैंड साइड में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन क्या गई, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो देखिए इसका कलर कैसा था, येलो था क्रोमेट का, और डाइक्रोमेट का कैसा था बेटा, ऑरेंज था, ठीक है। तो येलो कलर कन्वर्ट होने लगेगा ऑरेंज में, उसी तरीके से, ठीक है ना। अगर आप एसिड डालोगे तो एसिड क्या करेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ली चैटले प्रिंसिपल का यूज कीजिए, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो। और H+ आयन की कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। और अगर बैकवर्ड जाएगी तो कलर कैसा आ जाएगा, येलो आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करने में, इसको लिखता हूँ, ऑन एडिंग alkali consumption of consumption of consumption of H plus takes place, consumption of H plus takes place on adding alkali, consumption of H plus takes place, and according to Lee Chatelier principle, and according to Lee Chatelier principle, reaction moves in forward direction, reaction moves in forward direction, and yellow color solution becomes orange, and yellow color solution
and yellow color solution becomes orange. ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा। अच्छा, इसमें बैलेंसिंग में बेटा हमने ये तो बैलेंस किया ही नहीं। एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्रोमियम तो बैलेंस किया ही नहीं। एक बार दोबारा लिखते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, सारे तो स्टेटमेंट बदल जाएगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। यही दिक्कत होती है। पीएच इसका 4, CrO4 2 नेगेटिव। पहले क्रोमियम को तो बैलेंस किया ही नहीं, ठीक है ना। यही मिस्टेक था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये डाउट मुझे आ रहा था ये कैसे हो रहा है। हाँ जी, क्रोमियम 4। अब देखिए 7 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और वहां पर कितनी है 8, तो एक ऑक्सीजन की कमी है, तो वाटर यहाँ पर आ जाएगा और H+ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कलर कैसा था बेटा, ऑरेंज, और ये था येलो, ठीक है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट ही पलट जाएगा। ऑन एडिंग एल्कली कंजम्पशन ऑफ H+ takes place and according to Leach-Ratil principle reaction moves in forward direction and orange color and orange color solution becomes yellow, ठीक है। अब ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक था, ठीक है ना, लेकिन बेटा बैलेंसिंग की वजह से, तो इसीलिए इस कलर का ध्यान रखना बेटा, ये बैलेंसिंग रखनी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट पलट जाएगा सारा, ठीक है ना। चलिए, और अगर अब हम एसिड डालेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑन एडिंग एसिड concentration of on adding acid concentration of H+ increases according to अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पेपर में शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना। अकॉर्डिंग टू LCP reaction moves in backward direction, and yellow colored solution becomes orange, ठीक है। तो बेटा ये जो बैलेंसिंग की है, ये रेडॉक्स की बैलेंसिंग है, ये आपने की होगी, ठीक है ना, 11th में है, ठीक है। वैसे भी मैं आपको सिखा दूंगा, अभी अगले स्टेप में इसको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो KMnO4 जो होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसमें, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 या सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 में किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना।
तो लिखोगे K2Cr2O7 acts as oxidizing agent only in dilute sulfuric acid because it releases nascent oxygen. Because it releases nascent oxygen. अगर बेटा कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना, अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो कंसंट्रेटेड अगर हम H2SO4 लेते हैं तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। और डाइल्यूट H2SO4 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में सिर्फ किसकी तरह काम करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। ठीक है ना। हम तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो वो क्या करेगा? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो मतलब इसको वो सप्रेस कर देगा, वो इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब ये काम ना करके साथ के साथ वो भी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। वो आपको इतना सिलेबस में जरूरत है नहीं, लेकिन मतलब पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है ना, कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही ये सिर्फ किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे, ठीक है, तो उस केस में कंसंट्रेटेड HNO3 भी क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, जिससे ये डिस्टर्ब होगा। चलिए देखिए, और अगर आप HCl HBr HI लेते हो तो वो क्या होते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो K2Cr2O7 है, डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो यहां से बनाया बेटा इसने, एक तो बनेगा आपका K2SO4 Cr2O3। ठीक है, प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए अब। पोटेशियम कितने बेटा? दो पोटेशियम है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है। ठीक है ना। ऑक्सीजन को तो हम बाद में कर लेंगे। सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है ना। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7 और 4 11। यहाँ पर कितनी है? 4 3 7 और 1 8, तो 3 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज की, तो इसलिए किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सिर्फ आप इतना याद रखोगे कि जो K2Cr2O7 होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसमें? सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 में। ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, तो आयनिक फॉर्म में देखिए, तो आयनिक फॉर्म में क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। देखिए तो Cr2O7 है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? Cr3 पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 पॉजिटिव में। देखिए मैं एरो में नहीं लगा रहा हूँ अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम है। ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है बेटा। रिडॉक्स की बैलेंसिंग सीख लीजिए। तो ये हमने बैलेंस कर लिया, क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, उस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, डाइल्यूट, क्योंकि ये डाइल्यूट H2SO4 में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बैलेंसिंग हम किस में करेंगे? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी बैलेंसिंग करोगे, तो एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है? जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। 7 की कमी थी, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 14। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 14 H प्लस।
ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा, +6, और यहाँ पर कितने, +3। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन रखने बेटा, यहाँ पर +6 है, ये +3 है। तो +6 से +3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। लेकिन टोटल क्रोमियम कितने हैं, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। ये आपका 11th क्लास का बेटा, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया है बस। तो हम इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब कैसे कैसे चीजों को, किस चीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। अब उस पर हम बात करते हैं, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिएक्शन वाला पार्ट है ना बेटा, थोड़ा याद रखना भी पड़ता है आपको, ठीक है ना। जितना आप जहाँ पर पॉसिबल है समझाने का, वहाँ मैंने समझा दिया, ठीक है ना। बाकी जहाँ बाकी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए देखिए, तो ये करता क्या है बेटा, देखिए ऐसे लिख लीजिए, इट कन्वर्ट्स सेक्शन ए इंटू सेक्शन बी। इट कन्वर्ट्स सेक्शन ए इंटू सेक्शन बी। अब ये सेक्शन ए क्या है, सेक्शन बी क्या है, यहाँ पे क्लास वाला सेक्शन नहीं है। देखिए लिख रहे हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कराओगे तो देखिए Fe+2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन कराएगा, +2 को किस में कन्वर्ट करेगा, +3 में कन्वर्ट करेगा। I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा। देख रहे हो ना, ये इनका ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है ना। H2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट कराएगा SO4 2 नेगेटिव में। Cl नेगेटिव को कन्वर्ट कराएगा बेटा Cl2 में। C2O4 2 नेगेटिव को कन्वर्ट कराएगा CO2 में। नाइट्रेट को कन्वर्ट कराएगा बेटा NO2 में। एक मिनट, इसको ऑक्सीजन स्टेट चेक कर रहा, इसको हटाइए। Sn+2 को कन्वर्ट करेगा Sn+4 में। S2 नेगेटिव को कन्वर्ट करेगा बेटा सल्फर में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है ना, और आपको उसको कैसे प्रोसीड करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। और NO2 वाली करनी है तो बेटा NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में कराएगा, ठीक है ना। NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में कराएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको NO2 वाली लिखनी है तो NO2 नेगेटिव को NO3 में कराएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लिया करो बस, ठीक है। तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल लें। अगर यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितनी आएगी, 2x - 6 इक्वल टू -2 +2, यही आएगी ना, 2x - 6 -2 +2 आएगी। और यहाँ पर कितनी आएगी, +6 आएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। अब हमारा काम पूरा हो चुका है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक और लिखवानी, चलो बाद में लिखवा देंगे, देखिए इसको इसके बाद लिख लेंगे छठी। जैसे वो आपको बोल देगा Cr2O7 पहली रिएक्शन है ये, Cr2O7 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव प्लस H प्लस, ये दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आप इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वाली रिएक्शन लिखोगे। कौन से वाली? ये वाली, ये वाली। बस आपको ये याद रखना है Cr2O7, सॉरी ये 2 नेगेटिव था बेटा, ये Cr2O7 2 नेगेटिव जो है ये Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखो हमें पता है Cr2O7 2 नेगेटिव जो होता है ये किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 पॉजिटिव में होगा। बस इसको बैलेंस कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर सिंगल था तो मैंने इसको बैलेंस किया। उसके बाद यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे, इधर 7 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन आ गई 14, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 14H प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 14H प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर +3 चार्ज है, सॉरी +6 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर है +3। तो +6 से +3 में कितने का डिफरेंस हुआ? 3 का। लेकिन क्रोमियम कितने हैं बेटा? 2, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 का। तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये लिख लिया हमने रिएक्शन। ठीक है, पीछे 14 ही थे ना, हाँ कहीं मिस्टेक। चलिए, अब हमें पता है ये जो C2O4 है ये इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। इसको किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? CO2 में कन्वर्ट करेगा। इसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई यहाँ पर? +4। यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर आएगी बेटा +3। सबसे पहले क्या करोगे, चेक करो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस करो। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर सिंगल कार्बन है, कार्बन हो गया बैलेंस। 4 ऑक्सीजन, साथ के साथ ऑक्सीजन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब +3 से +4 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 1 का डिफरेंस है। +3 से +4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। लेकिन हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 2, तो ये टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तो +3 से +4 में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। बस सारे एटम बैलेंस हो गए। अब नेट इक्वेशन आपको लिखनी है, तो नेट इक्वेशन में बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये 6 है, ये 2 है, तो ये आगे का काम आपको आता ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे जस्ट। ठीक है, तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा 3 C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट प्लस में 14H प्लस गिव्स 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस में ये कितने हो गए बेटा? 6 CO2 6 CO2 प्लस 7 H2O। ये आ गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो आप चार्ज को चेक कीजिए। यहाँ पर कितना चार्ज है? -2, और 3 इंटू -2 -6, ये -6 हो गया। 3 इंटू -2 ये -6, ये -2 और ये 14, कितना आ गया ये बेटा? +6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 +6, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है। अगर चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको पेपर में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं एक
एक एग्जांपल और करा देता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें आप, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप इसमें मिस्टेक करते, ये 2 वाली मिस्टेक करते, ठीक है ना। चलिए अब एक आयोडीन वाला करा देता हूँ, ये सिंपल सा है। तो दूसरी क्वेश्चन, अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, जो मैंने बाकी छोड़े हैं बाकी आपको खुद से करके देखने, खुद से करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये वाली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 7H2O, ठीक है। तो I नेगेटिव किस में जाएगा बेटा, I2 में जाएगा। तो यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस कर लिया। यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर 0 है, तो -1 में और 0 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। लेकिन टोटल आयोडीन 2 है, तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो -1 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो बस अब फिर से क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H प्लस, ये कैंसिल आउट करके दिखा देना, गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2 प्लस 7H2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। बाकी आपका होमवर्क है। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। तो जैसे K2Cr2O7 है बेटा, इसका हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। तो क्या हम Na2Cr2O7 का यूज कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रैक्टिकल्स में आप करते होगे, ठीक है। नहीं कर सकते, क्योंकि Na2Cr2O7 क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक होता है। और हाइग्रोस्कोपिक होगा तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपकी रीडिंग में एरर आएगी, ठीक है। तो एक 6 प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं, या नोट करके लिख लीजिए। लिखोगे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature, is hygroscopic मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर, is hygroscopic in nature, is hygroscopic in nature, hence it is not used, hence it is not used hence it is not used in volumetric analysis. Second point, K2Cr2O7 K2Cr2O7 is not hygroscopic. K2Cr2O7 is not hygroscopic in nature. K2Cr2O7 is not hygroscopic in nature. Hence, it is used in volumetric analysis. ठीक है। तो ये कहानी थी बेटा पूरी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है।
तो मैं एक बार, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक स्लाइड जल्दी से। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। या वीडियो को पॉज करके नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन बेटा कैसा रहा? अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना? ठीक है, ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।